हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ीक एगर के प्लान को। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 बेस्ट सीजन था अटैक ऑन टाइटन का, पर इसके आगे आने वाला सीजन इससे भी बेहतरीन होने वाला है। बट इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में कुछ फैंस अभी भी कंफ्यूज है, और इनमें से ही एक है ज़ीक का प्लान। यह प्लान हमें एक ही वक्त में नहीं बताया गया, बल्कि इसे बहुत सारी जगह पर थोड़ा थोड़ा बताया गया है। आज के इस वीडियो में ज़ीक के प्लान को स्टार्ट से एंड तक देखने वाले हैं, और उसने यह प्लान क्यों क्रिएट किया, इसके पीछे किसकी इंस्पिरेशन थी, ज़ीक के आइडियल्स और ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स को भी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले आपको तो पता ही होगा कि ज़ीक के दो प्लान हमें बताए गए हैं। फर्स्ट प्लान जो उसने पैराडाइज आइलैंड के हायर अप्स को बताया था, और दूसरा प्लान जिसके बारे में सिर्फ ज़ीक, एरन एंड एलेना को ही पता था। सेकंड प्लान फर्स्ट प्लान का ही एक्सटेंशन है, पर सिर्फ इसके बारे में इन तीनों को ही पता है। हम इन दोनों ही प्लान्स के पीछे के सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और साथ ही में इन दोनों ही प्लान के सभी एस्पेक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। सो पहले उस प्लान के बारे में बात करते हैं जिसे ज़ीक ने पैराडाइज आइलैंड के हायर अप्स को बताया था। यह प्लान हमें पता चला था जब एलेना मार्ली के शिप्स को इन्फिल्ट्रेट करके कुछ एंटी मार्लियन वॉलंटियर्स के साथ पैराडाइज पर आई थी। तब उसने हायर अप्स को ज़ीक के प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, और आगे ऐसे ही हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रही इस प्लान के बारे में। और हिज़ुरु नेशन की एम्बेसडर क्योमी अजुम्बिटो पैराडाइज पर आती है, तब हमें इस पूरे प्लान के बारे में बताया जाता है। यह प्लान 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट स्केल रंबलिंग, सेकंड पॉइंट है पैराडाइज आइलैंड को और उसकी मिलिट्री को मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाना, एंड थर्ड पॉइंट में हिस्टोरिया बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करेगी और ज्यादा से ज्यादा रॉयल ब्लड वाले बच्चों को पैदा करेगी। अब चलिए इन तीनों ही पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कि यह 3 पॉइंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया को बचाने के लिए। फर्स्ट, अगर हम रंबलिंग की बात करें तो यह रंबलिंग पहले मार्ली में होगी और बाद में दूसरे कंट्री साइड्स पर। इस रंबलिंग में सिर्फ कंट्रीज के मिलिट्री एंड बेसिस को ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इस रंबलिंग के पीछे दो इंटेंशंस है। फर्स्ट, पैराडाइज की पावर मार्ली और बाकी के नेशंस को दिखाना, क्योंकि बाकी के नेशंस अभी भी पैराडाइज को अंडर डेवलप मानते हैं, और एरन ने अभी जो अटैक किया था जिसके कारण मल्टीपल नेशंस पैराडाइज पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। एंड सेकंड पर्पस है मार्ली में जो मल्टीपल नेशन की मिलिट्री गैदर होने वाली है और उनकी अभी जो तैयारी चल रही है उसे बर्बाद करना, और साथ ही में बाकी के नेशंस के भी मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करना, जिस कारण बाकी के नेशंस का अटैक का जो भी प्लान चल रहा है वह डिले हो जाएगा, और रंबलिंग के कारण जो उनके मिलिट्री का नुकसान होने वाला है उससे उभरने के लिए उन्हें काफी ज्यादा समय लगेगा, जिस कारण कुछ समय के लिए कौन सा भी नेशन पैराडाइज पर अटैक नहीं कर पाएगा। ज़ीक के प्लान का सेकंड एस्पेक्ट है पैराडाइज की मिलिट्री एंड पैराडाइज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करना, और साथ में पैराडाइज की मिलिट्री की पावर एंड इफिशिएंसी को बढ़ाना, क्योंकि हमें पता है पैराडाइज को छोड़कर बाकी के सारे नेशंस ने टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री वेपन्स में काफी ज्यादा तरक्की की है। अब ऐसी भी मशीन्स आ गई है जो आसानी से आर्मर टाइटन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बाकी के नेशंस ने बैटल शिप्स और प्लेन्स नेवल फ्लीट को डेवलप किया है, और पैराडाइज की मिलिट्री के पास अभी भी हॉर्सेस एंड 3D मैन्यूवरिंग गियर है। और आगे जब 10-12 साल बाद जब रंबलिंग के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके नेशन स्टेबल हो जाएंगे, तब यह टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ जाएगी, और उस वक्त मिलियंस ऑफ ऑल टाइटन्स को भी डिफीट करने वाले वेपन्स इन्वेंट हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कोई अगर नेशन पैराडाइज पर हमला करता है तो करंट पैराडाइज की टेक्नोलॉजी के साथ पैराडाइज वाले बिल्कुल भी उनके सामने टिक नहीं सकते। तब इन नेशंस को टक्कर देने के लिए पैराडाइज की मिलिट्री को भी एडवांस होना होगा, और यही ज़ीक का प्लान है पैराडाइज की मिलिट्री को एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे। पैराडाइज की मिलिट्री को वेपन्स प्रोवाइड करेगा हिज़ुरु नेशन, और साथ ही में हिज़ुरु नेशन पैराडाइज की मिलिट्री की पावर भी बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ ही में पैराडाइज के ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिट्री के एडवांसमेंट में और एंड मॉडर्नाइजेशन में भी मदद करेगा। और इसके बदले में हिज़ुरु को राइट्स मिल जाएंगे पैराडाइज में आइसबर्ग क्रिस्टल की माइनिंग करने के, क्योंकि आपको तो पता ही है इंटरनेशनल मार्केट में यह पत्थर काफी कीमती है और इन्हें गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा महंगा माना जाता है, जिस कारण हिज़ुरु को काफी प्रॉफिट हो सकता है, और हिज़ुरु की इकोनॉमी जो करंट स्टेट में काफी गिर गई है उसे यह मदद करेगा। एंड लास्ट में इस ज़ीक के प्लान का थर्ड पॉइंट जो काफी शॉकिंग है, क्योंकि हमें पता है ज़ीक का टाइम इंटरवल जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में कोई दूसरा चाहिए जो उसके बीस्ट टाइटन को इनहेरिट कर सके, और साथ ही में हिस्टोरिया सिर्फ इकलौती ऐसी इंसान है जिसके अंदर अब प्रेजेंट समय में रॉयल ब्लड है, और उसके कारण और उसके जाने के बाद
ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसके अंदर रॉयल ब्लड होगा। और जिक के प्लान का तीसरा पॉइंट इसी के भीतर रिवॉल्व करता है। जिक का प्लान है उसके बाद हिस्टोरिया बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करेगी, पर उसके पहले वह ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बर्थ देगी ताकि हिस्टोरिया का 30 इयर्स का टाइम जब खत्म हो जाएगा तभी मल्टीपल ऐसे एलियंस होंगे जिनके अंदर रॉयल ब्लड होगा, क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए रॉयल ब्लड मेंबर की जरूरत होती है। और जिक हिस्टोरिया को बीस्ट टाइटन का इनहेरिटर बनाना चाहता है, क्योंकि एक रॉयल ब्लड मेंबर ही बीस्ट टाइटन की पावर को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हो रॉयल मेंबर्स को फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर क्यों नहीं बनाया जाएगा, तो इसका आंसर है कार्ल फिट्ज की वॉर टू रिनाउंस वॉर, जिसके कारण कौन सा भी रॉयल मेंबर फाउंडिंग टाइटन की पावर को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता, जिसके कारण जिक का प्लान है हिस्टोरिया को बीस्ट टाइटन का इनहेरिटर बनाना, और उसके पहले वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बर्थ देगी। और दूसरी तरफ किसी भी नॉन रॉयल मेंबर को फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर बनाना, जिसके कारण अगर फ्यूचर में फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करना पड़े तो फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर किसी भी रॉयल ब्लड मेंबर के कांटेक्ट में आकर उसकी पावर को यूज कर सकता है। अब पूरे प्लान की शॉर्ट समरी, अगर आपको यह नहीं सुनी तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पर कंटिन्यू कीजिए। सो इस प्लान की शॉर्ट समरी है, पहले एक शॉर्ट स्केल पर रंबलिंग की जाएगी, जिसके कारण 5-10 सालों के लिए पैराडाइज पर होने वाले अटैक रुक जाएंगे। इस टाइम इंटरवल में किजारू नेशन की मदद से पैराडाइज अपने मिलिट्री को एडवांस एंड पावरफुल बनाएगा और साथ ही में पूरे पैराडाइज में मॉडर्नाइजेशन करेगा, और इसमें हेल्प करेगा किजारू नेशन, जिसके बदले में हिजोरू नेशन को पैराडाइज पर आइसबर्ग स्टोन की माइनिंग करने के राइट्स मिल जाएंगे। और 3 साल बाद जब जिक का टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा तब बीस्ट टाइटन को हिस्टोरिया इनहेरिट करेगी, पर उसके पहले वह ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बर्थ देगी। बीस्ट टाइटन रॉयल फैमिली के पास रहेगा एंड फाउंडिंग टाइटन नॉन रॉयल एलियन के पास रहेगा, जिसके कारण फाउंडिंग टाइटन एंड बीस्ट टाइटन दोनों ही टाइटन शिफ्टर्स अपने पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकेंगे। और यह प्लान जिक ने पैराडाइज के हायर अप्स को बताया था, पर उसके प्लान इससे थोड़े अलग है। इसका यह मतलब नहीं कि अब मैंने ऊपर जो सारा रामायण सुनाया उसका कोई भी मतलब नहीं है, पर जिक का प्लान यहाँ तक ही नहीं रुकता, बट इससे आगे भी जिक का प्लान है जिसे सिर्फ एलेना, जिक एंड एरन को ही पता है। पर पहले बात करते हैं जिक को इस प्लान की इंस्पिरेशन किस तरह से मिली। और अगर आपको यह नहीं सुनना तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है, वहाँ पर से कंटिन्यू कीजिए। अगर हम जिक के चाइल्डहुड के बारे में बात करें तो उसके अंदर रॉयल ब्लड था, और साथ ही में मार्ली की एलियन बच्चों को वॉरियर बनाने के प्लान के कारण उसके पेरेंट्स ने जिक के ऊपर काफी बड़ा बोझ काफी अर्ली एज में ही डाल दिया था। जिक बचपन से ही कमजोर था और उसे और बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वॉरियर ट्रेनिंग में भी वह सबसे पीछे रहता था। पर उसके ऊपर ग्रीशा एंड डीना ने काफी एक्सपेक्टेशन लगा दी थी। इसकी परवाह किए बिना जिक के इसके बारे में क्या ओपिनियन है वह क्या चाहता है। जिक हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता था, उसे उनके साथ अच्छे पल बिताने थे। वह चाहता था उसके पेरेंट्स उसे प्यार करे, उसे भी नॉर्मल बच्चों की ही तरह उसकी भी नॉर्मल ही इच्छाएं थी, बट इसके बजाय उसे मिली ट्रेनिंग और उसके कंधों पर ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वह तैयार भी नहीं था। एक दिन ग्रीशा एंड डीना ने उसके पुअर परफॉर्मेंस को देखा तो वह काफी फ्रस्ट्रेट एंड डिसअपॉइंट हो गए, और जब जिक घर आया तब उसने अपने पेरेंट्स की बातें सुनी, जिस कारण जिक पूरी तरह से टूट गया। उसे प्यार जो अपने पेरेंट्स से चाहिए था वह उसे मिला उसके ग्रैंड पेरेंट्स से और टॉम सेवर से। और जब मार्लिया को एलियन रिस्टोरेशनिस्ट के बारे में पता चला तब टॉम ने ही जिक को अपने पेरेंट्स के बारे में मार्ली को बताने के लिए कन्विंस किया, क्योंकि अगर उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से पता चल गया तो इसके कारण जिक की पूरी फैमिली और साथ ही में उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी टाइटन बना दिया जाएगा। पर अगर जिक ने उन्हें इसके बारे में बता दिया तो जिक मार्ली के प्रति अपनी लॉयलिटी को भी प्रूव कर देगा, और साथ ही में शायद से उसे वॉरियर भी बना दिया जाएगा और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी सेफ रहेंगे। इसके कुछ दिन बाद टॉम के साथ खेलते समय जिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है फाउंडिंग टाइटन एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर को भी अल्टर कर सकता है। जैसे एक बार जब पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक फैल गई थी तब फाउंडिंग टाइटन ने सारे एलियंस के बॉडीज को अल्टर किया था, जिस कारण किसी भी एलियन को यह बीमारी नहीं हुई। उस वक्त जिक टॉम से पूछता है क्या फाउंडिंग टाइटन ऐसा कुछ कर सकता है जिसके कारण एलियंस कभी बच्चों को बर्थ ही ना दे पाए। जिसके बाद टॉम जिक को खुद के पास्ट के बारे में बताता है, किस तरह से जब टॉम के वाइफ को पता चला था कि टॉम एक एलियन है तब उसने खुद के बच्चों को मार डाला था और खुद सुसाइड की थी। और यह कहते कहते टॉम रोने लगा, और तब वह कहता है यह काफी अच्छा होता अगर मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होता। जिसे सुन के जिक मन में कहता है मैं वॉरियर बनूंगा, फाउंडिंग टाइटन को हासिल करूंगा और पूरी दुनिया को बचाऊंगा, साथ ही में एलियंस की सफरिंग को भी खत्म कर दूंगा। बचपन से ही जिक का प्लान था एलियंस को उनकी सफरिंग से मुक्त कर देना, मतलब एलियन की सफरिंग को पूरी तरह से खत्म कर देना। और कुछ साल बाद एक और खत्म हो जाने के बाद जिक एंटी मार्लियन वॉलंटियर से मिलता है। यह वह लोग थे जिनके देश के ऊपर मार्लिन ने कब्जा किया था और उन पर अत्याचार कर रहे थे। वह
वहाँ उसे एलिना मिलती है जो उसकी लॉयल फॉलोअर बन जाती है, जिसके बाद ज़ीक उन्हें मार्ली की बैटलशिप के साथ पैराडाइज पर भेज देता है और एलिना पैराडाइज के हायर अप्स को उनके प्लान का थोड़ा हिस्सा बताती है और जब पैराडाइज के हायर अप्स इस पर राजी हो जाते हैं, जिसके बाद ज़ीक हिज़ुरु नेशन के एम्बेसडर क्योटो अजुम्बेटो से मिलता है, जहाँ ज़ीक उन्हें उनका पूरा प्लान बताता है और साथ ही में आइस स्टोन के बारे में बताता है जो काफी वैल्यूएबल होते हैं, जिसकी मदद से हिज़ुरु नेशन की कोलैप्स इकोनॉमी काफी कम समय में स्टेबल हो सकती है। जिसके बाद अजुम्बेटो पैराडाइज पर जाकर यह ज़ीक का प्लान हायर अप्स को बताती है। उसके बाद सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स मार्ली में आते हैं, जहाँ ज़ीक एंड एरन की मुलाकात होती है और ज़ीक एरन को उसके असली प्लान के बारे में बताता है और साथ ही में लिबेरियो अटैक की प्लानिंग करता है। उस अटैक के दौरान ज़ीक अपने हाथ पैर काटकर और अपने कुछ चीजों को वहीं पे रखता है ताकि मार्ली को लगे ज़ीक बैटल में मारा गया है। जिसके बाद ज़ीक सर्वे कॉर्प मेंबर्स एंड एरन पैराडाइज पर चले जाते हैं। सो गाइस, यह रही पूरी जानकारी ज़ीक के प्लान के पीछे के अरेंजमेंट एंड बैकग्राउंड की और उसके इंटेंशंस के बारे में। अब उसके रियल प्लान को देखते हैं। यह प्लान ऊपर के प्लान से ही सिमिलर है, पर उसके आगे का यह प्लान है जिसके बारे में सिर्फ ज़ीक, एलेना एंड एरन को ही पता है। यह प्लान ज़ीक ने अपने बचपन से ही सोचा था, मतलब एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करना ताकि एलियंस कभी बच्चों को बर्थ ही ना दे पाए। यह सब ज़ीक करेगा एरन एंड यमिर की मदद से। ज़ीक एरन की मदद से पाथ में जाएगा जहाँ वह यमिर से कहकर सभी एलियंस की बॉडी को अल्टर कर देगा ताकि वह बच्चों को बर्थ ही ना दे पाए। इस प्लान का असली नाम है यूथेनाइजेशन। इसका डिक्शनरी मीनिंग थोड़ा अलग है, पर अगर हम ज़ीक के नजरिए से देखें तो इसका मीनिंग है सभी एलियंस से उनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लेना ताकि वह बच्चों को बर्थ ही ना दे पाए, जिसके कारण उन्हें कभी भी इस वर्ल्ड की क्रूएलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा और वह कभी भी इस क्रूएलिटी का शिकार नहीं बनेंगे। एक तरह से ज़ीक ने उन्हें इस क्रूएल वर्ल्ड से मुक्ति दिलाई है। अब बात करते हैं यह प्लान का और ऊपर के प्लान का किस तरह से कनेक्शन है। इस प्लान के कारण एलियंस के बच्चे नहीं होंगे और इस समय जो बच्चे हैं वह एलियंस की लास्ट जनरेशन होंगे और इसके बाद एलियंस रेस वह अपने आप ही खत्म हो जाएगी और ऐसा होने के लिए कम से कम 60-70 साल लगेंगे और ऐसे में यहाँ उसका पहला प्लान आता है। जैसा कि ज़ीक ने उसका प्लान बताया था वैसा ही प्लान इसके आगे कंटिन्यू होगा। जैसा कि एलियंस के पास यूथेनाइजेशन के बाद 60-70 ही साल बचने वाले हैं, पर ऐसे में इन्हें खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा वरना मार्ली एंड अदर नेशन ज़ीक एंड एरन के जाने के बाद एलियन को 60-70 साल के बजाय 6-7 सालों में ही खत्म कर देंगे, जिस कारण ज़ीक ने रंबलिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड हिस्टोरिया वाला प्लान बनाया है। पर इस पूरे प्लान में एक ही प्लॉट होल है जो कि है हिस्टोरिया। हमें पता है ज़ीक एंड एरन मिलकर यमिर की मदद से सारे एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करने वाले थे, पर अगर ऐसा होने वाला है तो ऐसे में हिस्टोरिया की भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी डीएक्टिवेट होगी और अगर ऐसा होता है तो वह रॉयल ब्लड वाले बच्चों को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो एरन एंड ज़ीक का जब टाइम इंटरवल खत्म होने वाला होगा तब वह सभी एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करने वाले थे, तो आप गलत हो, क्योंकि जब पहली बार ज़ीक एंड एरन पाथ में पहुंचते हैं तभी ज़ीक एरन को यमिर को ऑर्डर देने के लिए कहता है एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करने के लिए। मतलब ज़ीक एंड एरन सबसे पहले एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को ही डीएक्टिवेट करने वाले थे, बट ऐसे में हिस्टोरिया का एक एक्सेप्शन हो सकता है कि उसे छोड़कर बाकी के सारे एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। यह अभी भी इस पूरे प्लान में प्लॉट होल है। अब इस पूरे प्लान को मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। फर्स्ट, एरन एंड ज़ीक फाउंडिंग टाइटन एंड यमिर की मदद से एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देंगे, जिसके कारण एलियंस इसके आगे सिर्फ 60-70 सालों तक ही जिंदा बचेंगे, जिसके बाद वह शॉर्ट स्केल पर रंबलिंग करेंगे ताकि 5-10 सालों के लिए पैराडाइज पर होने वाले अटैक को रोका जाएगा। इस टाइम इंटरवल में किज़ारू नेशन की मदद से पैराडाइज अपने मिलिट्री को एडवांस एंड पावरफुल बनाएगा और साथ ही में पूरे पैराडाइज में मॉडर्नाइजेशन होगा। इसमें हेल्प करेगा कि हिज़ुरु नेशन, जिसके बदले में हिज़ुरु को पैराडाइज पर आइसब्रस्ट क्रिस्टल की माइनिंग करने के राइट्स मिल जाएंगे, जिसके कारण उनकी कोलैप्स इकोनॉमी स्टेबल बन जाएगी। और जब ज़ीक का टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा तब ब्रिज टाइटन को इनहेरिट करेगी हिस्टोरिया, और जब एरन का टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा तब फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करेगा कोई भी नॉन रॉयल एलियन, जिसके कारण ब्रिज टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन दोनों ही अपने पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं। और साथ ही में अगर फ्यूचर में दूसरा
हमारा कोई नेशन पैराडाइज पर अटैक कर देता है तो ऐसे में फाउंडिंग टाइटन रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आकर फिर से शॉर्ट स्केल पर रंबलिंग कर सकता है। तो यह है पूरा प्लान ज़ेक का, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गया होगा। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच के मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा ही पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।